दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम एक महत्वपूर्ण परिचर्चा करने जा रहे हैं। हम ईरान और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो अभी लगभग 10 दिन से ये न्यूज में था और काफी बहुत बड़ा डिबेट का इशू बन गया है ये, कि कैसे ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने ईरान पर रिटेलिएट किया। तो उसको लेकर क्या इश्यूज था, क्या कंसर्न थे, क्या मेन मुद्दा था जिसको लेकर दोनों देश आपस में भिड़ गए, आपस में लड़ गए, आपस में एक तरह से एक दूसरे पर बमबारिंग शुरू कर दिया। तो सारे इश्यूज को समझेंगे और अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इसको देखेंगे, क्योंकि ये आईआर में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। और मिडिल ईस्ट के हिसाब से, भारत के हिसाब से देखें तो भारत के लिए मिडिल ईस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिडिल ईस्ट में अगर कोई भी गतिविधि घटती है, कोई भी इशूज वहां पर होता है, तो भारत के लिए एक तरह से भारत को भी प्रभावित करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखें तो दोनों तौर पर। तो हम अपने एग्जाम के हिसाब से सारे इश्यूज को समझेंगे, सारे कंसर्न को समझेंगे, मेन मुख्य मुद्दा क्या है दोनों के बीच उसको देखेंगे डिटेल से। फिर थोड़ा सा सुझाव वगैरह भी देखेंगे, कंक्लूजन वगैरह भी देखेंगे। क्योंकि हमारे जो मेंस में क्या होता है, मेंस में जो जीएस2 में आयर एक सब्जेक्ट ही है, तो वहां पर इसको पढ़ना पड़ता है। वहां पर सारे जो भी इशूज वगैरह, जो भी आयर में जो घटनाक्रम चलता है, सारी चीजों को एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इशूज देखेंगे और देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों था। अभी क्या हुआ कि ईरान ने क्या किया, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया, मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया और उसके ठिकानों को उड़ा दिया। तो इस घटना में, इस इंसिडेंट में क्या हुआ कि 2 बच्चों की मौत हो गई, 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 व्यक्ति घायल हो गए। क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ईरान जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, वो पाकिस्तान के अंदर एक जो आतंकवादी संगठन का जो एक तरह से ठिकाना है, जैश अल अदल, तो क्या करता, वो ईरान में एक्टिविटी करता है, तो ईरान से भाग जाता है पाकिस्तान में। तो उसके ठिकाने पर ईरान ने अपने देश से ड्रोन और मिसाइल अटैक किया उसके ठिकानों पर। और इस इंसिडेंट में एक तरह से देखा जाए तो 2 बच्चों की मौत हो गई, 3 व्यक्ति घायल हो गया। एक तरह से ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान पर, जैसे भारत ने पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान पे किया था, आतंकवादी संगठन को मारा था। तो उसी तरह ईरान ने भी वहां सर्जिकल स्ट्राइक किया और वहां पर एक तरह से अटैक किया। ठीक है, ये न्यूज है, द हिंदू का न्यूज है। न्यूज क्या है, पेन चेंज कर दो। न्यूज क्या है कि ईरान अटैक्स एलिज्ड मिलिटेंट बेसिस इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद ने क्या बोला कि अनप्रोवोक्ड स्ट्राइक्स है ये। ठीक है, 2 बच्चों को मार भी दिया है, मर भी गया है इस इंसिडेंट में। तो ये द हिंदू का न्यूज है और काफी तेजी से वायरल हुआ। और जब ये घटना था 16 तारीख को, 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया। और ठीक एक दिन पहले 15 जनवरी को, 1 जनवरी, एक सोमवार को, देखिए 16 तारीख को मंगलवार के दिन ईरान पाकिस्तान के जैश अल अदल जो है आतंकवादी संगठन ग्रुप है, उसके 2 ठिकानों पर अटैक करता है, मिसाइल अटैक करता है, ड्रोन अटैक करता है। उसके एक दिन ठीक पहले सोमवार को 15 जनवरी को ईरान सीरिया और इराक पर भी अटैक करता है। तो लगातार ये तीसरा 3 अटैक वो एक साथ करता है। तो ये काफी कंसर्न हो जाता है ईरान के लिए, काफी एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, मेन रीजन क्या है, मुख्य कंसर्न क्या है, ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। सारे इश्यूज को समझना है, सारे विवाद के कारण को देखना है और उसका बैकग्राउंड को भी समझना है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब ईरान ने अटैक किया था पाकिस्तान पर, तो उसी दिन 16 नवंबर को ही दावोस में क्या हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही थी। और वहां पर ईरान जो पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम है अनवरुल हक, देख रहे कार्यवाहक पीएम है ये, एक तरह से वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो अनवरुल हक, अभी चूंकि वहां पर एक तरह से इलेक्शन के साल चल रहा है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पर एक तरह से कार्यवाहक पीएम बनाया गया है और इनको पीएम बनाया गया है। तो ये दावोस में गए थे स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में पार्टिसिपेट करना था इनको। तो वो वहां विजिट कर रहे थे और उसी दिन वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिल रहे थे। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से पाकिस्तान के जो कार्यवाहक पीएम है अनवरुल हक, वो मिल रहे थे। और मिलने के कुछ ही देर बाद ईरान पाकिस्तान पर अटैक कर देता है। तो इसी लिहाज से देखें तो पाकिस्तान की काफी एक तरह से हंसी हसारत वाली बात हो जाती है कि जिस देश के साथ आप कुछ घंटे पहले मीटिंग किए और वहां पर आश्वासन भी मिला कि हम लोग मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को कंसर्न को एड्रेस भी किया, लेकिन उसी के कुछ देर बाद आपके देश पर ईरान अटैक कर देता है, तो पाकिस्तान के लिए काफी शर्मिंदगी वाला बात हो जाता है। और चूंकि पाकिस्तान में इलेक्शन टाइम चल रहा है, इलेक्शन का साल है, ये इलेक्शन होने वाला है, तो जब ईरान अटैक किया तो पाकिस्तान पर भी दबाव बना कि आप भी रिटेलिएट करो, आप भी ईरान को सबक सिखाओ, उसको बताओ। तो आर्मी पर काफी ज्यादा प्रेशर वहां बढ़ गया था, तो पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। तो हम सारे इश्यूज को समझेंगे, घटनाक्रम समझेंगे। सवाल उठता है कि ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक क्यों किया,
और न केवल पाकिस्तान पर अटैक किया बल्कि उसने सीरिया पर भी अटैक किया, इराक पर भी अटैक किया। तो ये तीनों कंट्री पर ईरान ने एक साथ केवल 2 दिन के अंतराल पर, कुछ 2 दिन के अंतराल पर ही क्यों अटैक किया? लगातार इस तरह से अटैक करने का मूल रीजन क्या है? ऐसा क्या कारण था जो ईरान इतना एक तरह से काफी घबराहट की स्थिति में, काफी परेशानी की स्थिति में इतना सख्त कदम, एक्सट्रीम केस उसको उठाना पड़ा? और ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती मानी जाती है, परंपरागत रूप से देखें तो दोनों फ्रेंडली कंट्री है, और कहा जाता है कि ईरान पहला ऐसा कंट्री है, जब पाकिस्तान बना था तो उसको एक तरह से राष्ट्रीय दर्जा, एक देश के तौर पर मान्यता प्राप्त किया था, मान्यता प्रदान किया था ईरान। तो ऐसे संबंध रहे हैं ईरान के साथ पाकिस्तान के परंपरागत रूप से। लेकिन अभी क्या स्थिति ऐसा बन गया कि ईरान को पाकिस्तान पर अटैक करना पड़ा? उसका मूल कारण समझेंगे। इसी पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि ईरान ने सीरिया पर क्यों अटैक किया, इराक पर क्यों अटैक किया। देखते हैं क्या हुआ कि 3 जनवरी को, इसी साल के 3 जनवरी को होता क्या है कि 3 जनवरी को ईरान के एक शहर है करमन। करमन में क्या होता है कि जनरल कासिम सुलेमानी, जो ईरान के एक तरह से जनरल होते हैं मिलिट्री के, उसके 4-5 साल पहले उसको अमेरिका ने क्या किया था, इराक में मिसाइल से मार दिया था। तो उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो काफी एक तरह से पावरफुल लीडर, एक तरह से सेना माने जाते हैं, जनरल माने जाते हैं, और काफी जनता के बीच उनकी काफी पकड़ थी। यही है जनरल कासिम सुलेमानी। इनको एक तरह से मिसाइल से अटैक करके मार दिया जाता है। तो इनकी क्या थी, चौथी एक तरह से डेथ एनिवर्सरी था 3 जनवरी को। तो चौथी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर ईरान के लगभग लाखों लोग इकट्ठे हुए थे इनके, जहाँ पर एक तरह से कब्र बना हुआ वहां पर, और काफी एक तरह से प्रार्थना वगैरह, नमाज वगैरह पढ़ रहे थे ये लोग, तो इबादत कर रहे थे। तो उसी बीच क्या होता है, एक तरह से यहाँ पर आतंकवादी अटैक हो जाता है, और उसमें लगभग 100 से ज्यादा लोग ईरानी नागरिक वहां पर मारे जाते हैं। तो ईरान के लिए काफी एक तरह से दर्दनाक घटना हो जाता है, ईरान के लिए काफी एक तरह से बहुत ही भीषण एक तरह से घटना हो जाता है। वहां की जनता काफी परेशान हो जाती है, लगभग 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो खबर क्या उठता है, तब जब ईरान इस घटना की छानबीन करता है तो उसको पता चलता है कि इस घटना जो कि करमन शहर में हुआ था, इस घटना में पहले तो ईरान को डाउट हो जाता है कि जो ये बम अटैक हुआ है उसके पीछे इजराइल का हाथ है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच दोस्ती नहीं है बल्कि दुश्मनी है। परंपरागत रूप से देखें तो दोनों में एक तरह से काफी उठापटक की स्थिति, काफी मनमुटाव है, काफी मनभेद है, काफी विवाद की स्थिति है मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो ईरान को फौरी तौर पर लगा कि ये एक तरह से इजराइल का काम है, इजराइल ने अटैक किया होगा। क्योंकि ईरान लगातार उस समय क्या कर रहा था, जब इजराइल और फिलिस्तीन का वार शुरू हुआ तो ईरान जो है वो फिलिस्तीन में जो हमास आतंकवादी ग्रुप है उसको सपोर्ट करता रहा। तो हो सकता है कि ईरान को लगा हो कि इजराइल ने एक तरह से काउंटर अटैक किया है, कि हम ईरान पर अटैक करें, उसमें 100 से लोग मर गए। तो ईरान को पहली नजर में लगा कि ये इजराइल के किया धरा है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि सीरिया, यहाँ पे कुछ आईसीआईएस एक्टिव, यहाँ पर आईसी जो आईएसआईएस जो ग्रुप है वो काफी एक्टिव है सीरिया में, यहाँ पर नॉर्दर्न सीरिया में एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप एक्टिव है, इन्होंने एक तरह से जिम्मेवारी लिया कि हमने अटैक किया है ईरान पर। अब रीजन समझिए कि ये आईएसआईएस ऐसा क्यों किया। तो रीजन क्या है, तो ईरान क्या है ना, ईरान क्या है आपका, शिया डोमिनेटेड कंट्री है। शिया डोमिनेटेड है। और यहाँ पर जो आईएसआईएस वाला जो ग्रुप है वो सुन्नी डोमिनेटेड है। ये सुन्नी डोमिनेटेड है। और सीरिया में क्या है ना, सुन्नी डोमिनेटेड है, वहां पर सुन्नी मानने वाले सुन्नी मुसलमानों की बहुसंख्यक है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है बशर अल असद की, वो सिया पंथ से बिलोंग करते हैं और ईरान का उसका सपोर्टर है। तो यहाँ पर जो आईएसआईएस लगातार यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ प्रदर्शन करता रहता है, और वो सरकार का सपोर्ट करता है ईरान। तो आईएसआईएस से ईरान की दुश्मनी हमेशा से बनी रही है। तो इसी प्रकरण में, इसी सपोर्ट में, अपने विरोध को दर्ज कराने में क्या किया, आईएसआईएस ने इस घटने की जिम्मेवारी लिया, जो ईरान पे करमीन पे जो जनरल कासिम सुलेमानी पर एक तरह से जो 4th डेथ एनिवर्सरी पर लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें 100 लोग मारे गए थे, उस घटना का जिम्मेदारी लिया। तो ईरान बौखला गया, काफी एक तरह से उनको गुस्सा आ गया। फिर छानबीन किया तो उसको पता चला कि यहाँ पर इस बलूचिस्तान प्रांत में, एक ईरान के क्षेत्र में, इसको देखा जाए, इस पूरे प्रांत को बोलते हैं बलूचिस्तान वाला रीजन है। और बलूचिस्तान का जो रीजन पाकिस्तान में बोलते हैं उसको बलूचिस्तान प्रांत बोलते हैं, और बलूचिस्तान का जो प्रांत ईरान में बोलते हैं इसको बोलते हैं सिस्तीन बलूचिस्तान। तो इस वाले रीजन में एक ग्रुप है जैश अल अदल, वो आतंकवादी संगठन है। तो ईरान को पता चला कि इस ग्रुप का भी, इस आतंकवादी संगठन का भी हाथ है इस अटैक में। और वैसे भी ये जो संगठन है वो लगातार पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो आर्मी है, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स वहाँ के, उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन करता रहा, ईरान की सरकार के खिलाफ बयानबाजी करता रहा, कुछ एक्टिविटीज, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहा। तो ईरान की लगातार जो सरकार है वहाँ पर लगातार वो चाहती रही कि इस ग्रुप को किसी तरह खात्मा किया जाए।
तो ईरान को जांच में क्या मिला कि पहले तो ISIS ने इस घटना का एक तरह से अपना जिम्मेदारी लिया। दूसरा पता चलता है कि ये ग्रुप जैश अल अदल जो है इसकी भी संलिप्तता इस ग्रुप में थी। तो एक अटैक ईरान क्या करता है, यहाँ पर करता है। तो चूंकि जैश अल अदल का कुछ ग्रुप पाकिस्तान में चला जाता है छिपने के लिए, तो ईरान क्या करता है, अटैक करता है पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में इस आतंकवादी संगठन के कुछ बेसिस पर, 2 बेसिस पर अटैक करते हैं। दूसरा अटैक क्या करता है, सीरिया में ISIS के संगठन पे, वहां पर जो उसके ठिकाने होते हैं वहां पर अटैक करता है। तीसरा अटैक ईरान करता है इराक के इलब्रिस रीजन में, इलब्रिस रीजन यहाँ पे करता है। और यहाँ पर क्यों अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पर इलब्रिस करता है। तीसरा अटैक ईरान करता है इराक के इरबिल रीजन पे, यह है इरबिल रीजन। और ये इरबिल रीजन क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो इराक है, इराक के नॉर्दर्न रीजन में ये क्षेत्र माना जाता है कुर्दिस्तान। कुर्द जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। और उसका राजधानी क्या है, ये सेमी ऑटोनोमस रीजन है कुर्दिस्तान, उसकी राजधानी है इरबिल। इरबिल में क्या होता है, यहाँ पर अमेरिका के लगभग 2500 सैनिक यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर जो इजराइल है, ये इजराइल है आपका, इजराइल का एक स्पाई एजेंसी है मोसाद, तो मोसाद के भी यहाँ पर बेसेस पाए जाते हैं। और यहाँ पर बेस है, तो उसी बेस पर ईरान ने इजराइल के जो मोसाद के बेस है उस पर अटैक किया, तीसरा अटैक। तो देख रहा है ईरान एक साथ 3 अटैक किए। पहले दिन तो क्या किया उसने, इराक पर अटैक किया, इलब्रिस रीजन पर। दूसरा सीरिया के इलबिद रीजन पर अटैक किया, यहाँ पे ISIS के संगठन पर, यहाँ पर अटैक किया। जो इजराइल है, इजराइल के जो मोसाद वाले संगठन उसके बेसिस पर अटैक किया। और तीसरा अटैक जो जैश अल अदल का जो ग्रुप भाग जाता है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में, यहाँ पे अटैक करता है। तो 3 अटैक करता है। 15 तारीख को करता है यहाँ पर दोनों अटैक। 16 तारीख को मंगलवार के दिन यहाँ पर पाकिस्तान के बेसिस पे, पाकिस्तान के में घुसकर जैश अल अदल के संगठन ग्रुप पर अटैक करता है ईरान। तो ये 3 अटैक होता है। तो इसी अटैक, तो मेन घटना यही था, इसी चीज को, क्योंकि ईरान को लगता रहा है कि जो वहां पर जो जनरल कासिम सुलेमानी के 4th एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी पर जो जुलूस वहां पर इकट्ठा हुआ था, उसमें जो आतंकवादी संगठन हुए थे जिसमें 100 लोग से ज्यादा लोग मरे गए थे, इसमें तीनों लोगों का एक तरह से कुछ ना कुछ वहां पर एंगल है, किसी न किसी तरह से भूमिका है। तो सभी को नेस्तनाबूद करने के लिए, सभी को मिटाने के लिए ईरान ने रिटेलिएट अटैक किया था, ऐसी अटैक नहीं किया था, क्योंकि ईरान को लग रहा था कि इसकी संलग्नता है। ठीक है, अब देखिए मेन रीजन समझते हैं। देखिए ईरान ने पाकिस्तान, आपको तो मैं बता दिया कि वहां सीरिया में और इराक में क्यों अटैक किया, क्योंकि सीरिया में क्या था, ISIS के रीजन पे अटैक करना था। इराक के जो इरबिस रीजन थे वहां पर क्यों अटैक किया, तो वहां पर आपका बताया था कि इजराइल के जो संगठन है मोसाद की वहां बेसेस थे, वहां पर एक तरह से कुछ, वहां पर एक तरह से स्थापना है, वहां पर कुछ ऑफिस वगैरह है, तो वहां पर अटैक किया था उसको खत्म करने के लिए। क्योंकि वहां पर इजराइल जो उस संगठन के माध्यम से उस पूरे रीजन में एक तरह से बढ़त बनाता है और ईरान के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देता है। तो ईरान का ऐसा आरोप है, तो ईरान उसको खत्म करने के लिए, इस तरह से काउंटर अटैक करने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए इस तरह से वहां पर अटैक किया था। देखिए यह है आपका ईरान और यह है आपका पाकिस्तान। अब हम पाकिस्तान और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बीच क्या इश्यूज है। ईरान ने पाकिस्तान पर क्यों अटैक किया, कौन से संगठन थे, फिर पाकिस्तान ने क्यों अटैक किया ईरान पर, उसके क्या इश्यूज है। देखिए आपको पता होगा कि ये पूरा रीजन बलूचिस्तान कहलाता है। बलूचिस्तान का जो रीजन पाकिस्तान में पड़ता है उसको पाकिस्तानी बलूचिस्तान या प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान कहते हैं, बलूचिस्तान प्रांत के नाम से जाना जाता है। और बलूचिस्तान का जो रीजन ईरान में पड़ता है उसको सिस्तीन बलूचिस्तान बोलते हैं या ईरानियन बलूचिस्तान बोलते हैं। अब देखिए ये आपका, ये है पाकिस्तान ईरान के बीच का बॉर्डर। कुछ रीजन इसका अफगानिस्तान में पड़ता है, तो लेकिन अफगानिस्तान को छोड़ते हैं क्योंकि अफगानिस्तान हमारे इश्यूज में नहीं है अभी। ईरान और पाकिस्तान के संदर्भ में देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अब देखिए ये रीजन है पाकिस्तान में और ये रीजन है बलूचिस्तान का क्षेत्र ईरान में। अब देखिए आपको बताया था कि अभी ईरान क्या है, ईरान है शिया डोमिनेटेड, शिया कंट्री है, ठीक है। और आपको बताया था कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान आपका सुन्नी डोमिनेटेड है, सुन्नी डोमिनेटेड है। और चूंकि ईरान क्या है, शिया डोमिनेटेड कंट्री है। और यहाँ पर जो बलूच लोग हैं ना, बलूच लोग, तो ये बलूच लोग मेजोरिटी में क्या है, सुन्नी है। तो यहाँ पर जो संगठन रहते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, उसका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है मूल मेनलैंड ईरान के साथ। कभी वो लिंक कर ही नहीं पाए ईरान के साथ, कभी वो जुड़ ही नहीं पाया। यहाँ पर जो लोग रहते हैं बलूच लोग, जो ईरान में सिस्तीन बलूचिस्तान में रहते हैं, उनका मेनलैंड ईरान के साथ कनेक्टिविटी जुड़ नहीं पाया, क्योंकि रिलीजियस डिफरेंस है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बहुत सारे कंसर्न अलग अलग है। तो इनको लगता है कि एक तरह से ईरान हमारे साथ सौतेला बिहेव करता है। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान को, जैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान के संदर्भ में लगता था कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान सौतेला बिहेव करता है, तो बांग्लादेश ने आज़ादी की मांग करी थी। तो उसी तरह यहाँ पर जो जहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने राइट्स की मांग करते रहते हैं। और यहीं पर एक संगठन एक्टिव हो जाता है, संगठन एक्टिव हो जाता है, वो है जैश अल अदल।
जैश अल दल, ये आतंकवादी मिलिटेंट, ये आपका बलूच बलूच मिलिटेंट ग्रुप है एक तरह से यहाँ पर। और ये अपने आप को बताता है कि ईरान में बलूच लोगों की रक्षा है, सुन्नी अधिकारों का रक्षक है वो। तो यहाँ पर जितने बलूच लोग रहते हैं उसके अधिकारों का रक्षक खुद ये आतंकवादी संगठन आपको बताता है, अपने आप को बताता है, और ईरान के साथ लगातार संघर्ष करता है। तो इस रीजन में, ईरान के इस रीजन में रहते हुए ईरान की सरकार से लड़ तो नहीं सकता है, तो क्या करता है, वो छुप के भाग जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की धरती से ईरान पर अटैक करता है। पाकिस्तान की धरती से ईरान पर अटैक करता है। ईरान के जो पुलिस ऑफिसर है, जो आर्मी ऑफिसर है, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है वहाँ पर, उसके साथ एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट करता है, साजिश रचता है, और वहाँ पर तरह तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। और जब यहाँ पर घटनाओं को अंजाम देता है, यहाँ पर आतंकवादी अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद वो पाकिस्तान में छुप जाता है। और चूंकि यहाँ पर ये सुन्नी डोमिनेटेड ग्रुप है, सुन्नी पंथ के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और पाकिस्तान भी सुन्नी कंट्री है, तो पाकिस्तान की आर्मी भी इस संगठन को लगातार सपोर्ट करती रही है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, छुपे छुपाई जैसे। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देता है, डायरेक्टली तो नहीं करता, पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो उसकी संलिप्तता तो रहती ही है। मानेगा तो नहीं, पर भारत ने कई सारे सबूत पेश किए हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ग्रुप यहाँ पर काफी संगठन यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो जैश अल दल संगठन है, ईरान पर अटैक करके वो पाकिस्तान में छिप जाता है। अभी मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। अभी आपको बताया कि इसमें, अब देखिए क्या हुआ, क्या बताया कि यहाँ पर जो संगठन है वो है जैश अल अदल। जैश अल अदल ये बलूच मिलिटेंट लोगों का ग्रुप है, जो ईरान के सिस्तीन बलूचिस्तान प्रांत में यहाँ पर रहते हैं, और ईरान के सरकार से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करता है, क्योंकि इनको लगता है कि ईरान का जो मेन लैंड ईरान है वो हमेशा इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, क्योंकि ईरान शिया कंट्री है और ये सुन्नी पंथ को मानने वाले लोग हैं। तो एक तरह से रिलीजियस डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, तो वो कभी पूरी तरीके से ईरान से जुड़ नहीं पा रहा। इवन यहाँ के जो लोग, वो अपनी कनेक्टिविटी ज़्यादा पाकिस्तान से जुड़ पाता है, क्योंकि पाकिस्तान भी सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, तो वहां से जुड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अटैक करके छिप जाता है पाकिस्तान में, और यहाँ पर बेस बना के यहाँ पर रहते हैं। तो ईरान को जब पता चला और जब देखा कि लगातार ये ग्रुप एक्टिव है, अभी क्या हुआ, पिछले हफ्ते ही यही जैश अल अदल जो संगठन है, वो इसी सिस्तीन बलूचिस्तान में जो ईरान के पुलिस कैंप होते हैं वहाँ पर अटैक करता है, और लगभग 11 पुलिस ऑफिसर की मृत्यु हो जाती है। तो लगातार एक तरह से सीरियस अटैक, मतलब काफी सीरीज अटैक वहाँ पर होते रहते हैं इस संगठन के द्वारा ईरान में। तो ईरान इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाता है, काफी बौखला जाता है, और काफी दिन से प्लानिंग कर रहा होता है कि उस पर अटैक करना है। उसी रिटेलिएशन में ईरान इस तरह 16 तारीख को पाकिस्तान पर अटैक करता है, इसी संगठन के 2 बेसिस पर जो पाकिस्तान में छुपे हुए होते हैं। अब क्या होता है, अब देखिए अब क्या होता है, जैसे ही ईरान इस तरह से अटैक करता है तो पाकिस्तान काफी बौखला जाता है, और पाकिस्तान के पर विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आता है कि ये हमारे संप्रभुता का उल्लंघन है, हमारे देश के जो संबंध है उसका एक तरह से उल्लंघन है, काफी संबंध में एक तरह से खटास उत्पन्न हो जाता है। तो पाकिस्तान की आर्मी पर भी काफ़ी प्रेशर हो जाता है कि आप भी रिटेलिएट करिए। पाकिस्तान की जो जनता है वो काफ़ी प्रेशर बनाती है कि आपको जवाब देना चाहिए, ईरान को करना चाहिए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक करके चला गया, और वहाँ पर चुनावी साल भी है, तो इस तरह से काफ़ी चुपचाप तो नहीं बैठ सकते हैं, चुनाव में एक तरह से बढ़त भी बनानी है। तो क्या होता है, तो पाकिस्तान भी यहाँ पर से ईरान पे अटैक करता है, इसी सिस्टीन सिस्टीन बलूचिस्तान प्रांत में। और पाकिस्तान का क्या आरोप है, अब देखिए, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है ना। और पाकिस्तान आरोप लगाता है कि इस बलूचिस्तान प्रांत में, यहाँ पर भी क्या होता है, जो बलूच लोग रहते हैं उनको लगता है कि पाकिस्तान एक तरह से भेदभाव करता है, क्योंकि बलूचिस्तान जो ये रीजन है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है पाकिस्तान के अन्य रीजन की अपेक्षा। यहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी है, खाद्यान्न वगैरह सब, मिनरल्स वगैरह काफ़ी है। तो पाकिस्तान क्या करता है, यहाँ से मिनरल्स वगैरह तो लेते जाता है, लेकिन जब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल पावर देखा जाए, तो वो सिंध और पंजाब प्रांत के लोगों की ज़्यादा भूमिका है, बलूचिस्तान के लोगों की भूमिका वहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो बलूचिस्तान के इस प्रांत में जो लोग रहते हैं ना, उनको लगता है कि मेलैंड पाकिस्तान के साथ वो कभी जोड़ नहीं पाया, एक तरह से सौतेला बिहेव करता है, तो ये लोग अपनी आज़ादी की मांग करने लगते हैं, और यहाँ पर काफ़ी मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी 2 ग्रुप काफ़ी एक्टिव है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट फोर्स, बलूचिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स, और एक है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये 2 आतंकवादी संगठन पाकिस्तान बोलता है कि ये आतंकी संगठन है, जो काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर बलूचिस्तान रीजन में, जो पाकिस्तान में पड़ता है, और लगातार बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ उठाता रहा, पाकिस्तान के आर्मी के साथ लगातार एक तरह से कन्फ्लिक्ट में रहा, संघर्ष में रहा है, और बलूचिस्तान क्षेत्र की आज़ादी की बात करता रहा है।
तो क्या करता है, अब यहाँ पर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान लिबरेशन फंड जो फ्रंट है यहाँ पर एक्टिव है और पाकिस्तान पर लगातार वो अटैक वगैरह करता रहा, लगातार वो पाकिस्तान की सरकार से उलझता रहा। तो यहाँ पर अटैक करके वो भाग जाता छिपने के लिए सिस्तीन बलूचिस्तान रीजन में, और यहाँ पर वो उन्होंने बेस कैंप बना रखा है। तो जब ईरान ने यहाँ के आतंकी संगठन जो यहाँ भाग गए थे उस पर अटैक किया, तो पाकिस्तान ने क्या कि यहाँ के जो आतंकी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो ईरान में भाग गए थे उसके बेसिस पर अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, ड्रोन अटैक किया। और ईरान पाकिस्तान क्या जवाब देता है कि ईरान को मैं लगातार बताता रहा हूँ कि आपके देश से हमारे जो बलूचिस्तान एरिया है जो आर्मी है उस पर लगातार अटैक हो रहे हैं, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो इसी जवाब में जब ईरान ने अटैक किया तो पाकिस्तान ने भी अपना एक तरह से कंसर्न जाहिर किया कि आप भी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो हम भी आतंकी संगठन के बेसिस पर अटैक किए, ना कि आपके आदमी पर अटैक किया। ठीक है, देख रहा है ये जो रीजन बलूचिस्तान प्रांत का पाकिस्तानी पड़ता है उसको बलूचिस्तान प्रांत बोलते हैं। यह है पंजाब, यह है सिंध। ठीक है, और जो रीजन बलूचिस्तान का जो रीजन ईरान में पड़ता है उसको बोलते हैं सिस्तीन बलूचिस्तान। यह है सिस्तीन बलूचिस्तान, देख रहे हैं लगभग, मतलब ये देखिए ये सिस्तीन बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान का रीजन जो ईरान में पड़ता है, ये रीजन है पाकिस्तान में जो पड़ता है बलूचिस्तान प्रांत, और कुछ रीजन अफगानिस्तान में भी पड़ता है। ये पूरा रीजन बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है, और इस पूरे क्षेत्र की आज़ादी की लड़ाई लगातार उठती रही। जो रीजन पाकिस्तान में पड़ता है तो पाकिस्तान से आज़ादी की मांग करता है, लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी की मांग ज़्यादा तीव्र है, अफगानिस्तान में उतना नहीं है, ईरान में नहीं है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं बलूचिस्तान, जो बलूच लोग रहते हैं, वो केवल उनकी डिमांड इतना है कि उनके राइट्स की, अधिकार की, और मेनलैंड जो एक तरह से मिनरल है, रिसोर्सेज है, पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें एक तरह से मुख्य धारा में लाया जाए, बस इतनी सी डिमांड है। इसीलिए पाकिस्तान के साथ वो जुड़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान भी सुन्नी है, ये भी बलूच लोग सुन्नी है, तो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है। पाकिस्तान इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करता है। और यहाँ पर जो संगठन होते हैं जैश अल अदल, ऐसा कहा जाता है कि जो जो कुलभूषण जाधव जो ईरान में भारत के जो एक तरह से नेवी ऑफिसर काम कर रहे थे, तो यही संगठन ने उसको किडनैप करके पाकिस्तान को हैंडओवर किया था। उसमें जैश अल अदल की ही भूमिका थी। पाकिस्तान ने इसी संगठन के माध्यम से कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप करके पाकिस्तान में ले गया था, और उसको एक तरह से सजा सुनाया था। वहाँ पर एक तरह से कार्यक्रम शुरू हुआ था, सजा की जो कानूनी अपील दलील है, ये सब हुआ था। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ऐसा कहा जाता है कि जब भी ये चूंकि पाकिस्तान के सपोर्ट है, पाकिस्तान की कहना एक तरह से पाकिस्तान की आर्मी की तरह वहाँ पर काम, पैरामिलिट्री की तरह काम करता है यहाँ पर, और पाकिस्तान डायरेक्टली तो इस बात को नहीं मानता, लेकिन इनडायरेक्टली वो सपोर्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे सबूत भी है। और कहा जाता है कि जब भी अमेरिका को ईरान में कुछ करवाना होता है, कुछ इनस्टेबिलिटी वगैरह, पाकिस्तान से संपर्क करता है कि कुछ लिंक है क्या तुम्हारा, तो पाकिस्तान बोलता है कि हाँ, डायरेक्ट तो नहीं है, पर हमारा कुछ आदमी है वहाँ पर जो मेरे लिए काम कर सकता है। तो वहाँ से डॉलर्स आते हैं, पाकिस्तान को पैसा भी मिलता है, और पाकिस्तान इनडायरेक्टली इस ग्रुप को, जैश अल अदल को यहाँ पर एक्टिव करवाता है और कुछ अटैक वगैरह ईरान पर करवाता रहता है। इसी तरह से देखा जा रहा है। एक चीज़ और इसमें कहा जाता है कि यही जैश अल अदल जो ग्रुप यहाँ पर एक्टिव है, तो जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान में क्या हुआ, जब तालिबान टेक ओवर किया, तो तालिबान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान ने इसके जैश अल अदल जो संगठन, आतंकी संगठन, उसके 6 लड़ाकों को भेजा था, कहा था। तो ये लड़ाकू ये पाकिस्तान की तरफ से लड़ने गए थे, तालिबान का सपोर्ट करने गए थे, अफगानिस्तान के सरकार के खिलाफ लड़ने गए थे वहाँ पे, तभी वो तालिबान टेक ओवर कर पाया। इस तरह से काफ़ी पकड़ है पाकिस्तान के आर्मी का, पाकिस्तान की जो सरकार है उसका जैश अल अदल संगठन पर। और इसीलिए जो संगठन है, उग्रवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, वो ईरान पर अटैक करता है और छिपने के लिए भाग जाता है पाकिस्तान में। तो ईरान को ये बात अच्छा नहीं लगा, तो ईरान को पता था कि इसकी बेसिस पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत में है, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। तो उसने मिलिट्री अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, और ड्रोन से अटैक किया उसी रीजन पे। ठीक है, तो ये तो सारे इश्यूज मैंने घटनाक्रम देख लिया कि कैसे, क्यों ईरान ने क्यों पाकिस्तान पर अटैक किया, और पाकिस्तान ने क्यों अटैक किया ईरान पर, सारा चीज समझ लिए। अब हम थोड़ा जैश अल अदल जो संगठन है उसके इतिहास को, उसके बैकग्राउंड को देखते हैं, कब कैसे क्या बना, उसकी क्या डिमांड है, उसको समझते हैं। देखिए यह है जैश अल अदल, ये वही संगठन है जो सिस्तीन बलूचिस्तान जो ईरान के क्षेत्र में पड़ता है वहां पर एक्टिव है, और सुन्नी चरमपंथी के नाम से जाना जाता है, वहां पर उसके अधिकारों का संरक्षण बताता है। ये जैश अल अदल एक सुन्नी चरमपंथी समूह है, और आपकी बताया ना ये सुन्नी है, और बताया कि ईरान जो है वो सिया एक तरह से समूह है, सिया इस्लामिक कंट्री है वहां पर। तो ईरान जो है मेनलैंड देखिए बहुसंख्यक में सिया मानने वाले लोग हैं, और जो सिस्तीन बलूचिस्तान रीजन में पड़ता है, जो जैश अल संगठन जहाँ पर एक्टिव है, वो सुन्नी को मानने वाले लोग हैं। तो देख रहे रिलीजियस डिफरेंस है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट हमेशा दोनों के साथ होते रहता है। ये संगठन खुद को ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सुन्नी, देख रहे हैं, सुन्नी अधिकारों का रक्षक बताता है, देख रहे हैं, सुन्नी अधिकारों का रक्षक बताता है। सुन्नी जो वहां पर बलूच लोग हैं उसके रिलीजियस, उसके राइट से उसका संरक्षक बताता है। पिछले कुछ साल में देखे तो इसका ईरान के सुरक्षा बलों के साथ खूनी संघर्ष चल रहा है, और समूह ने ईरान में कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। लगातार देखा जाए तो वो हमेशा एक तरह से काफी अटैक भी किए। इस संगठन का नाम क्या हुआ था, पहले जुंदल्ला हुआ करता था, लेकिन 2012 में इसका नाम बदल दिया गया,
और नाम क्या रखा, जैश अल अदल। नेशनल इंटेलिजेंस की वेबसाइट पर देखें और जाएं तो पता चलता है कि इस ग्रुप को पीपुल्स रेजिस्टेंस ऑफ ईरान भी कहा जाता है। किसको, जैश अल अदल ग्रुप को, जो आतंकी संगठन है उसको पीपल रेजिस्टेंस ऑफ ईरान भी कहा जाता है, उसके तौर पर भी जाना जाता है। अब क्या होता है ना कि इसका जो मेन संगठन है, जो एक तरह से देखा जाए तो जैश अल अदल संगठन कहा जाता है कि अलकायदा से जुड़ा हुआ है, उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा ही है। अलकायदा का ही एक छोटा सा विंग है जो ईरान के इस प्रांत में एक्टिव है। और इसीलिए 2002 और 3 के साल में अब्दुल करीम रागी एक इस्लामिक लीडर होते हैं, वही इस संगठन को फाउंडर है, इसको बनाते हैं। होता क्या है कि ईरान ने 2010 में अब्दुल करीम रागी जो उसके फाउंडर है उसको अरेस्ट कर लेता है और मौत की सजा सुना देता है। तो वो तो मर जाते हैं, उनको सजा मिल जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि 2011 में सलाहुद्दीन फारूकी इस समूह के नेता बनते हैं, और जैश अल अदल जो समूह है उनको, जो फारूकी सलाहुद्दीन फारूकी है उसको आमिर और बलूचिस्तान जिहाद का नेता बताता है वो संगठन। ठीक है, अब देखिए अब्दुल करीम रागी जो संगठन का फाउंडर है जैश अल अदल, 2002 या 3 के बीच में वो बनाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ईरान 2010 में उसको अरेस्ट कर लेता है और फांसी की सजा सुना देता है, क्योंकि हमेशा वो पाकिस्तान की सरकार के साथ विरोध में ही एक तरह से आतंकवादी अटैक्स वगैरह सब अंजाम देता रहता है। 2011 में क्या होता है, जब वो अब्दुल करीम रागी जो है वो, जो उनका जो एक तरह से फांसी की सजा हो जाता है, तो सलाउद्दीन फारूकी उसके नेता बनते हैं। और जो संगठन है उनको बोलता है, सलाउद्दीन फारूकी की वो अमीर है, बलूचिस्तान जिहाद का नेता उसको बताता है। बीबीसी फारसी सेवा के अनुसार देखा जाए तो ईरान इस समूह को, ईरान क्या बोलता है कि जो जैश अल अदल जो संगठन है, ईरान का आरोप है कि ये संगठन ऐसे काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे जरूर किसी न किसी हाथ है। तो जब छानबीन करता है तो उसका आरोप है ईरान का कि इसके पीछे सऊदी अरब और अमेरिका का हाथ है, जो दोनों मिलकर इस संगठन को, ईरान को अशांत करने के लिए उस प्रांत में ईरान के सरकार के विरोधी कार्रवाई को, गतिविधियों को अंजाम देता है, और अटैक्स वगैरह ईरान, अमेरिका के, सऊदी अरब के कहने पर ईरान पर करवाता रहता है। देख रहे हैं? ईरान इस समूह को सऊदी अरब और अमेरिका खुफिया एजेंसियों से जुड़ा हुआ आतंकवादी संगठन मानता है। इसे जैश अल जुल्म भी बताता है। अब जो संगठन है, जो बलूच मिलिटेंट्स है, जो सिस्तीन बलूचिस्तान रीजन अमेरिका ईरान के क्षेत्र में जो एक तरह से उपद्रवी वहाँ पर जो संगठन है, वो तो अपने आप को बताता है जैश अल अदल, जो सुन्नी अधिकारों का संरक्षक बताता है। लेकिन ईरान उसको क्या बोलता है कि जैश अल अदल नहीं है, सुन्नी अधिकारों का संरक्षक नहीं है, बल्कि ये है जैश अल जुल्म। ये जुल्म का एक तरह से संगठन है, ये जुल्म करता है वहां पर, बल्कि सुन्नी अधिकारों का संरक्षक नहीं है। तो इस तरह से बताता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या होता है, ये संगठन लगातार एक्टिव होता है, और कभी कभी अभी पाकिस्तान और अमेरिका के साथ संबंध उतने अच्छे नहीं है। जब से क्या हुआ, पाकिस्तान और चीन के बीच नज़दीकी बढ़ी, तो पाकिस्तान का और अमेरिका के साथ संबंध उतना अच्छा नहीं हुआ। तो होता क्या है, 2 जुलाई 2019 को अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इस संगठन को, जैश अल अदल को आतंकवादी संगठन घोषित करता है 2 जुलाई 2019 को। अब देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात है, ईरान का आरोप है कि इस संगठन को जो एक तरह से सपोर्ट करता है वो अमेरिका खुफिया एजेंसी और सऊदी अरब की तरफ से इसको सपोर्ट मिलता है, और ऐसा कहा जाता है कि वही लोग उसको भड़काता है और ईरान पर अटैक्स करवाते हैं। उसमें पाकिस्तान की भी भूमिका है। लेकिन होता क्या है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध बिगड़ते चले जाते हैं, उतने अच्छे रहते नहीं है। तो ये संगठन पाकिस्तान के से ज़्यादा करीब है। तो इसीलिए 2 जुलाई 2019 को अमेरिका क्या करता है, इस संगठन को आतंकी संगठन, आतंकवादी संगठन घोषित कर देता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देता है। अभी पूरे रिटेलिएट्स में क्या होता है, पूरे घटनाक्रम क्या होता है, जब ईरान पाकिस्तान पर अटैक करता है बलूचिस्तान प्रांत में जैश अल अदल के 2 ठिकानों पर, ठीक है, तो पाकिस्तान बौखला जाता है, पाकिस्तान की आर्मी पर काफ़ी प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमको जवाब देना चाहिए, हमको जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस अटैक से पाकिस्तान की जो संप्रभुता है वो खतरे में आ गई है, उसका उल्लंघन हुआ है। तो पाकिस्तान इस प्रेशर में आ जाता है, तो पाकिस्तान भी एक तरह से रिटेलिएट करता है। और पाकिस्तान के रिटेलिएट्स में क्या होता है, ईरान के 9 लोग मारे जाते हैं, और पाकिस्तान का दावा है कि वो पाकिस्तान जो अटैक किया है वो ईरान के आम नागरिक पर अटैक नहीं किया है, बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो संगठन है, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो संगठन है, जो उसके लड़ाके जो पाकिस्तान में अटैक करके ईरान के सिस्तीन बलूचिस्तान में छिप जाते हैं, वहां चले जाते हैं, उसके बेसिस पर पाकिस्तान ने अटैक किया है, उसको मारने के लिए अटैक किया है, बल्कि ना कि ईरान की आम जनता पर अटैक किया है। लेकिन जब अटैक हुआ तो उतना प्रिसाइज नहीं था, और वहाँ के 9 लोगों की मृत्यु हो जाती इस अटैक में। तो ये संबंध काफ़ी खटास, देख रहे हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट दोनों के देशों के बीच बढ़ गया है, विवाद काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है, और मिडिल ईस्ट के लिए काफ़ी एक तरह से खतरा का संकेत है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन का वार चल रहा है, और ईरान और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो और स्थिति मिडिल ईस्ट काफ़ी अशांत हो जाएगा, काफ़ी इनस्टेबिलिटी वहाँ पर आ जाएगा। देख रहा, पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया थी,
तो ईरान हमलों की प्रतिक्रिया के रूप में पाकिस्तान लड़ाकू जेट विमानों ने हवा से जमीन पर मार करने वाली सटीकता से निर्देशित वाली गोला बारूद से ईरान के अंदर अटैक किया। 7 ठिकानों पर अटैक किया। और वो ठिकाने किसके थे? तो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो कैंप है, जो आतंकवादी संगठन है जो बलूचिस्तान में एक्टिव है, वो छिप के भाग जाते ईरान में, वहां पर अटैक किया। निशाने पे क्या था? बलूचिस्तान केंद्रीय आतंकवादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स, देख रहे हैं, जो बलूचिस्तान की मुक्ति के लिए लड़ रहा है। ये पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है ना, उसकी मुक्ति के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन लड़ रहा होता है और पाकिस्तान की आर्मी के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। तो पाकिस्तान में अटैक करता है और छिपने के लिए भाग जाता है ईरान के रीजन में। तो पाकिस्तान लगातार ईरान से कहता भी रहता है कि इस संगठन के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। तो उसी बीच में जब ईरान अटैक कर देता है तो पाकिस्तान भी रिटेलिएशन में अटैक करता है इसी संगठन पे, इसी संगठन के बेसिस पे। पाकिस्तान का कहना है कि बलूच विद्रोहियों द्वारा ईरानी क्षेत्र का इस्तेमाल पाकिस्तान में ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जा रहा है और बार बार अनुरोध के बावजूद ईरान ने उन पर कार्रवाई नहीं की। देख रहे हैं, पाकिस्तान का ऐसा आरोप है कि वो लगातार ईरान से लगातार संपर्क भी करता रहा, ईरान को कहता भी रहा कि आप इन संगठन जो आपके देश में छिप कर मेरे देश पर अटैक करते हैं उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन ईरान ने कोई सुनवाई नहीं की। इसी चीज को रिटेलिएट करने के लिए, इसी चीज को काउंटर करने के लिए जब ईरान अटैक करता है तो पाकिस्तान भी अटैक कर देता है और दावा करता है कि वो ईरान के नागरिक पर अटैक नहीं किया, बल्कि ईरान के जो आतंकवादी संगठन जो छुपे हुए हैं वहां पे उस पर अटैक किया। इसी प्रतिक्रिया में क्या होता है, जब जब ईरान पाकिस्तान पर अटैक करता है तो पाकिस्तान ने ईरानी राजदूत को निष्कासित कर दिया और तेहरान जो ईरान की राजधानी है वहां से अपने राजदूत को भी वापस बुला लेता है। तो देख रहे हैं, काफी संबंध बिगड़ गए। ईरान और पाकिस्तान के बीच जो संबंध इतने अच्छे माने जाते रहे, काफी दोस्त के तौर पर देखा जा रहा है और इस्लामिक वर्ल्ड के दो महत्वपूर्ण पिलर है, दोनों महत्वपूर्ण कंट्री है, उन दोनों के बीच आपस में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो संबंध काफी खटास, काफी बिगड़ जाएंगे, काफी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी काफी देखे जाए विश्व शांति के लिए भी तो काफी एक तरह से खतरे की घंटी है। देख रहे, दोनों देश एक दूसरे के राजदूत को वापस बुला लिया, निष्कासित कर दिया और पाकिस्तान ने तो तेहरान से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया। ठीक है, देख रहे, पाकिस्तान का ये रीजन आपको बताया था, ये बलूचिस्तान रीजन बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसी सिस्तीन बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स है, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाकी है, जो बेस कैंप है, इसी पर पाकिस्तान ने अटैक किया था और ऐसा दावा है पाकिस्तान का। और इसी अटैक में क्या होता है, 9 लोग मारे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान और जो ईरान है, दोनों दो एक दूसरे पर अटैक करता है। पहले ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया, न केवल पाकिस्तान पर अटैक करता है बल्कि सीरिया पर भी अटैक करता है और इराक पर भी अटैक करता है। तो उस पर विभिन्न कंट्री का क्या रिएक्शन है उसको देखते हैं। जब ये अटैक हुआ तो कहा जाता है उसके यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बयान आया, मैथ्यू मिलर, वो कह रहा है ईरान हैज वायलेटेड द सॉवरेनिटी ऑफ मल्टीपल कंट्रीज इन द रीजन इन जस्ट द पास्ट कपल ऑफ डेज। देख रहे हैं, उसने सीरिया पर अटैक किया, इराक पर अटैक किया, पाकिस्तान पर अटैक किया। तो इन तीनों जगह पर अटैक करने के बाद ईरान के संदर्भ में अमेरिका कमेंट करता है और कहता है ये एक तरह से सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया है ईरान ने, एक तरह से वन साइडेड एक्शन है। और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया है ईरान पर, उसके पीछे यूएस आर्मी की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, किसी न किसी तरह से लिंक है, क्योंकि उसी ने प्रोवोक किया होगा। ऐसा आरोप है, फैक्चुअली कुछ नहीं है, अभी मीडिया में नहीं है, लोग ऐसे दलीलें दे रहे हैं, कह रहे हैं, मीडिया चैनलों में इस तरह की बातें उठाई जा रही है। इंडिया ने क्या स्टेटमेंट दिया? तो इंडिया कह रहा है कि ये मैटर जो है ना, ये मैटर ईरान और पाकिस्तान के बीच में है। इंडिया का मानना है कि ये जो विवाद चला, जो कॉन्फ्लिक्ट चला, वो ईरान और पाकिस्तान के बीच का है और इंडिया हमेशा से आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता रहा है। तो इंडिया कहता है भारत ये समझ सकता है कि कोई भी देश इस तरह से जब रिटेलिएट करता है, जो अटैक करता है, वो सेल्फ डिफेंस में करता है। देख रहे हैं, भारत का बयान है कि इंडिया साइड अंडरस्टैंड्स द एक्शन दैट कंट्रीज टेक इन देयर सेल्फ डिफेंस। देख रहे हैं, भारत डायरेक्टली, जैसे यूएसए ने एक तरह से आलोचना किया है ईरान का कि वो सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर रहा है ईरान, भारत ने उस तरह से बहुत ही अग्रेसिव तरीके से काउंटर नहीं किया ईरान का, बल्कि सेल्फ डिफेंस में, तो एक तरह से प्रोएक्टिव तरीके से देखा जाए तो उस तरह से नहीं किया, बल्कि बीच का रास्ता अपनाया है। और जो भारत की परंपरागत नीति रही है आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की, उसी को आगे बढ़ाते हुए बोला है कि सेल्फ डिफेंस में एक तरह से ईरान ने ये कदम उठाया है, न कि अटैकिंग मुद्दे पर नहीं, उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, चाइना का देखते हैं। चाइना के ये विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है, उनकी तरफ से ये बयान आया, चाइना की तरफ से बयान आया क्योंकि चाइना के संबंध ईरान के साथ भी अच्छे हैं और पाकिस्तान के साथ भी हम अच्छे हैं। तो अगर ईरान और पाकिस्तान आपस में लड़ लेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान चाइना का भी होगा। तो चाइना कह रहा है कि हम दोनों देशों के बीच एक तरह से कंस्ट्रक्टिव भूमिका अदा करना चाहते हैं और संबंधों जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व कराना चाहते हैं। देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव रोल उनको अदा करना है। ईरान, चाइना बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करके जो एक्सरसाइज रेसिस्टेंट है एंड कामलेस एंड अवॉइड एस्केलेशन,
दोनों देशों के बीच वार्ता को बढ़ा के जो रेस्टोरेंट है उसको हटा दे सकते हैं, और अब जो वहां पर दोनों देशों के बीच शांति को स्थापित करना है, जो एस्केलेशन है उसको अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि चाइना के अपने इंटरेस्ट है, चाइना के संबंध ईरान के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी है, तो वो नहीं चाहेगा कि दोनों देश आपस में ही लड़ ले, ताकि चाइना को नुकसान ना हो जाए, नुकसान हो जाए। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या हुआ कि जैसे ही ईरान पाकिस्तान पर अटैक करता है 16 तारीख को, तो उसी समय क्या होता है कि भारत के जो विदेश मंत्री होते हैं, एक दो दिन पहले ईरान की यात्रा करके आए हुए होते हैं, ईरान की यात्रा वहां पर ईरान में ही रहते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है, और इसीलिए सब कहा जाता है कि कहीं ये भारत की चाल तो नहीं है। नहीं, ऐसा आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। ईरान के साथ जो भारत की यात्रा थी, जो विदेश मंत्री की यात्रा थी, वो पहले से एक तरह से निर्धारित थी, उनको जाना ही था, पहले से तय थी। ये संयोग है एक तरह से कि उसी समय ईरान अटैक कर देता है पाकिस्तान पर। और इससे बड़ा संयोग क्या हो सकता है कि उसी समय ईरान के जो विदेश मंत्री हो, पाकिस्तान के कार्यवाहक जो पीएम है, उसके साथ मीटिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन बातचीत नहीं बन पाता हो, ईरान अटैक कर देता है। तो एक तरह से संयोग बोल सकते हैं। उस जिस दिन अटैक करता है ईरान, उसी समय वो जो भारत के विदेश मंत्री है वो ईरान में होते हैं, ईरान के जो एक तरह से वहां पे जो राष्ट्राध्यक्ष है उनसे मिल रहे होते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो जाता है। ठीक है। अब हम सारे घटनाक्रम को, सारे बैकग्राउंड को समझ लिया। अब हम देखते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच एक तरह से तनाव है, उसका मूल कारण क्या है, जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है उसका मूल कारण क्या है, मेन रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन है कि सीमा विवाद। बताया कि ईरान और पाकिस्तान के साथ 959 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होता है। मैप दिखाता हूँ आपको, देखिए ये है, देखिए ये है ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर, और ये कितना है, 959 किलोमीटर। और आपको बताया था कि ये पूरा रीजन एक तरह से बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। जो रीजन पाकिस्तान में है उसको बलूचिस्तान प्रांत बोला जाता है, और जो रीजन ईरान में है बलूचिस्तान का, उसको बोलते हैं सिस्तीन बलूचिस्तान। तो ये रीजन काफ़ी फ्रेजाइल है, और इसमें एक तरह से काफ़ी अशांत क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है और यहाँ पर भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है। तो जो लड़ाके यहाँ पर एक्टिव है, जैश अल अदल, वो ईरान पर अटैक करके पाकिस्तान में छिपने चला जाता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक्टिव है, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स, वो यहाँ पे अटैक करके छिपने के लिए ईरान में चला जाता है। तो देख रहे हैं दोनों देश के ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है इस यहाँ पर अटैक करके यहाँ छिप जाता है, और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है यहाँ पर अटैक करके यहाँ छिपने के लिए चलाता है ईरान पे। तो एक सीमा विवाद काफ़ी है एक तरह से। तो दोनों देश है एक दूसरे पर आरोप लगाता है कि आप हमारा जो देश, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में अटैक करता है उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ईरान ऐसा बोलता रहा है, पाकिस्तान भी ईरान को बोलता रहा है। तो ये सीमा की वजह से दोनों देश के भी संबंध देखे काफी एक तरह से खराब स्थिति में पहुंच जाता है, काफी मनभेद की स्थिति में पहुंच जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो सीमा विवाद है। दूसरा पॉइंट जो इशू बना देता है दोनों देशों के बीच, जो मुद्दा हो जाता है, संबंध बिगड़ने का जो कारण होता है, वो जातीय संरचना होते हैं। क्या होता है कि ईरान में क्या है, ईरान में बहुसंख्यक जनसंख्या है, वो शिया डोमिनेटेड है, शिया मुसलमान है वहां पर, शिया पंथ को मानने वाले लोग हैं। और पाकिस्तान में क्या है, वहां पर सुन्नी पंथ को मानने वाले लोग हैं, और शिया और सुन्नी में काफी एक तरह से रिलीजियस डिफरेंस है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। तो दोनों देश देखे एक तरह से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस है। और जो बलूच रीजन है, जो दोनों देशों के बीच एक तरह से सीमा शेयर करता है, सिस्टीन बलूचिस्तान वाला प्रांत और बलूचिस्तान वाला प्रांत, तो उसमें एक तरह से सुन्नी लोग हैं वो एक तरह से। तो ईरान के साथ ईरान क्या है, शिया डोमिनेटेड, और जो बलूचिस्तान प्रांत है वो क्या है, सुन्नी डोमिनेटेड। दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इसी वजह से रहता है। देख रहे हैं क्या, यह क्षेत्र जातीय बलूच लोगों की मेजबानी करता है, जो है सुन्नी मुसलमान। देख रहा है, जो सिस्टीन बलूचिस्तान वाला प्रांत है जो ईरान में पड़ता है, जो शिया प्रभुत्व वाले शासन से भेदभाव और दमन का सामना कर रहे हैं। ऐसा आरोप है कि जो सिस्टीन बलूचिस्तान प्रांत में जो बलूच लोग रहते हैं, वो ईरान जो शिया डोमिनेटेड है उनके साथ, जो ईरान है वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ एक तरह से भेदभाव दमन का एक तरह से प्रयास करता है। वो मेन लैंड के साथ कभी एक तरह से जुड़ ही नहीं पाता, उस एक्टिविटी के साथ वहाँ उनको अपना मानता ही नहीं है। तो उनको लगता है एक तरह से सौतेला बिहेव कर रहा है, एक तरह से भेदभाव की स्थिति वहां पर दिखाई पड़ता है। तो ये जातीय संरचना दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बनता है। और तीसरा कारण तो यही, अभी जो विवाद बढ़ा उस वजह से भी दोनों देशों के बीच संबंध काफी बिगड़ रहे हैं। ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए, और पाकिस्तान भी ईरान पर अटैक करता है जो आतंकवादी संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसके बेसिस को खत्म करने के लिए। तो इस वजह से भी दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ रहे हैं। परंपरागत रूप से ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंध काफी अच्छे रहे, लेकिन ये तीन मुख्य कारण है, और रिसेंट में जो घटना हुआ उस वजह से भी देखा जाए तो तीन मुख्य वजह से दोनों देशों के बीच संबंध उतने अच्छे नहीं रहे, काफी खराब होते जा रहे हैं, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। और इन दोनों के बीच संबंध अगर बिगड़ेगा तो वेस्ट एशिया में अनस्टेबिलिटी काफी बढ़ सकता है, काफी अविश्वास, ट्रस्ट डेफिसिट काफी बढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि ईरान ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया, तो एक तरह से न केवल वेस्ट एशिया के बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पीस के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काफी अनस्टेबिलिटी हो जाता है। और देख रहे हैं हमारा एक तरह से हेडिंग भी है कि पाकिस्तान पर ईरान के हमले के कारण विश्व पर
मंडरा रहा है बड़ा खतरा। अब खतरा कैसे मंडरा रहा है, इस इश्यूज को समझेंगे। कैसे ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो इससे एक तरह से पूरे वर्ल्ड में सारे देश किसी न किसी तरीके से उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अनस्टेबिलिटी आएगा तो भारत के हित भी प्रभावित होंगे, और अमेरिका के हित भी प्रभावित होगा, सारे विश्व के हित प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा कि वेस्ट एशिया में इससे तनाव में वृद्धि होगा। ऑलरेडी अफगानिस्तान में गृह युद्ध की समाप्ति वहां पर तालिबान ने एक तरह से ओवरटेक किया, तो वहां पर तालिबान का एक तरह से कब्जा हो गया। अब वहां पर एक तरह से फ्रेजाइल एरिया है ही। ऑलरेडी वेस्ट एशिया में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहे हैं फिलिस्तीन कॉज के लिए, और अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। तो पूरे वेस्ट एशिया में देखिए एक तरह से तनाव में काफी वृद्धि हो गया है, टेंशन वाला रीजन हो गया है, और हमेशा अनस्टेबिलिटी होगा, वहां पर ट्रस्ट डेफिसिट होगा। तो एक दूसरे देशों के साथ एक तरह से क्या होगा, एक तरह से एक्टिविटी आतंकवादी संगठन का इसी तरह से हवाला दे के दोनों देशों के बीच खतरा पैदा होता रहेगा। तो पहला रीजन ये है कि तनाव में वृद्धि हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि मध्य एशिया में युद्ध का प्रसार। वही रीजन है कि अगर एक दूसरे देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ईरान के साथ ऑलरेडी इजराइल के साथ मतभेद है, अब पाकिस्तान के साथ मतभेद हो गया, और सऊदी अरेबिया के साथ उसकी पड़ती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता ही है। तो अगर इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो युद्ध के आसार बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो ही रहा है, ईरान और पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो सकता है अगर इस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ता ही रहे, अगर वो समझौता के बिंदु पर नहीं पहुंचते हैं। तो युद्ध का एक तरह से काफी एक तरह से संशय है कि युद्ध हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि छद्म युद्ध की शुरुआत हो सकता है। अब क्या हो कि डायरेक्ट वार शुरू ना हो, लेकिन छद्म युद्ध की शुरुआत हो सकता है। क्या होगा कि ईरान के हमलों के एक तरफ ईरान, और दूसरी तरफ क्या होगा, अमेरिका और उसके सहयोगी के बीच छद्म युद्ध शुरू हो सकता है। अब क्या हुआ कि ईरान जब पाकिस्तान पर अटैक किया, और ईरान ऑलरेडी कहा जाता है कि इजराइल और हमास के युद्ध में देखा जाए तो इजराइल हमास का सपोर्ट करता रहा है, और इजराइल का सपोर्ट अमेरिका करता रहा है। तो अगर इसी तरह से इजराइल अपने गुटबाजी करता रहा है, और अपने जो एक तरह से जो विंग है, जो एक तरह से संगठन है उनका, जो सहयोगी है, उसके माध्यम से मिडिल ईस्ट में लगातार वो अटैक करवाता रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के साथ, फिलिस्तीन में वो हमास को सपोर्ट करता है, लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, और यमन में जो हौथी रिवर है, रिबल्स है, उसको सपोर्ट करता रहा है। तो अगर इसी तरह वो सपोर्ट करेगा, अपने सहयोगी के साथ अटैक्स को बढ़ाएगा, तो अमेरिका जो दूसरा ग्रुप है, जो ईरान के एक तरह से उसके साथ मतभेद है, संबंध उतने मधुर नहीं है, तो अमेरिका भी एक तरह से गुटबाजी चलेगा, और उस मिडिल ईस्ट में एक तरह से शांति काफी खतरे में हो जाएगा। शीत युद्ध वाला दौर एक तरह से शुरुआत हो सकता है, प्रॉक्सी वार की शुरुआत हो सकती है। देख रहे हैं, तो पूरा वर्ल्ड इसमें एक तरह से भिड़ जाएगा। चाइना तो भिड़ेगा ही, अमेरिका भी भिड़ गया, इंडिया के भी इंटरेस्ट काफी प्रभावित हो जाएंगे। तो पूरा वैश्विक खतरे के लिए, वैश्विक शांति के लिए एक तरह से खतरा बनता जा रहा है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, अगर ये इस क्षेत्र काफी अनस्टेबल होगा तो अमेरिकी सैनिकों की निरंतरता बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था इराक में, अभी भी इराक में उसके 25 सैनिक वहां मौजूद है आईएसआईएस के अटैक को रोकने के लिए, और ऑलरेडी ईरान ने क्या किया, उसी क्षेत्र में अटैक कर दिया। तो अगर वहां पर जो एरिया है काफी सेंसिटिव वहां पर बना रहेगा, तो अमेरिकी सैनिक वहां से जाएंगे नहीं, वहां पर एक तरह से और उसकी बराबरता बढ़ती रहेगी। तो अमेरिका के लिए भी एक तरह से काफी नुकसान की स्थिति होगा, और उस क्षेत्र के लिए जो स्टेबिलिटी उसके लिए भी काफी नुकसान की हो सकता है। और अभी आपको बताया था कि इराक के कुर्दिस्तान रीजन में, जहाँ पे इरबिल रीजन है, वहां पर उन्होंने ईरान ने अटैक किया था कुर्दिस्तान रीजन पे। और कुर्दिस्तान क्या है, सेमी ऑटोनोमस रीजन है। तो अगर वहां पर अगर अटैक हो, अगर ईरान इसी तरह करता रहा, तो कुर्द क्षेत्र पर हमले से कुर्द और ईरानियों के बीच तनाव बढ़ सकता है। देख रहे हैं, तो कुर्दिस्तान वाला इश्यूज क्रिएट हो जाएगा। कुर्दिस्तान वाला जो पीस अभी वहां पर है, वो एक्टिविटी वहां पर और ऑर्गेनाइजेशन वाली एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और एक तरह से शांति के लिए खतरा क्रिएट हो सकता है। अगला पॉइंट क्या है कि पाकिस्तान में अस्थिरता आ सकता है। अगर ईरान के साथ पाकिस्तान के संबंध इसी तरह खटाश होता रहे, भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं है, इधर भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं है, उधर पश्चिम में देखे तो ईरान के साथ संबंध उतने अच्छे नहीं है, और ऊपर जाए नॉर्थ में जाए तो तालिबान के साथ संबंध भी उसके उतने अच्छे रहे नहीं जितने अच्छे पहले थे। तो पाकिस्तान में अस्थिरता वाला स्थिति आ सकता है, वहाँ चुनाव का भी साल है, तो जो लीडर्स वगैरह है वो अपने जनता को लुभाने के लिए इसी तरह के और अटैक्स बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से चिंता की स्थिति है, और वैश्विक वित्तीय स्थिति के लिए काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच टकराव दुनिया की वित्तीय स्थिति को भी बिगाड़ सकता है। क्योंकि ईरान में काफी ऑयल रिच कंट्री है वहां पर, पाकिस्तान भी काफी एक तरह से देखा जाए तो वहां भी रिसोर्सेज वगैरह सब है, आयात निर्यात करता है, और वो एक तरह से मेल रूट भी हो जाता है। तो अगर इसी तरह से अटैक हो, दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो, तो व्यापार की स्थिति बिगड़ सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, इस पूरे रीजन से, पूरे घटनाक्रम से पूरे वैश्विक स्थिति पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान वेस्ट एशिया को हो रहा है, वेस्ट एशिया की स्थिरता के लिए नुकसान हो रहा है। कैसे देखें तो उस पॉइंट को समझते हैं। अभी क्या हो रहा है कि इजराइल युद्ध चल ही रहा है, इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध चल रहा है,
और उसमें लगातार अभी बताया जा रहा है कि इजराइल और जो हमास के बीच युद्ध चल रहा है, जब से स्टार्ट हुआ तब से लगभग 24,000 गाजा के जो लोग हैं, गाजा पट्टी में जो लोग रहते हैं, फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, वो मारे जा चुके हैं। तो काफी एक तरह से मानव अधिकारों के दृष्टि से देखें तो काफी फ्रेजाइल स्थिति हो जाती है, काफी एक तरह से खौफनाक दृश्य है। और अभी क्या हुआ कि ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंध बिगड़ गए, तो वो भी मिडिल ईस्ट में आ जाता है, तो उसके वजह से भी संबंध काफी खराब हो गया। ईरान क्या कर रहा है इस पूरे क्षेत्र में, डायरेक्ट तो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है, लेकिन अपने लड़ाकों की वजह से, अपने सहयोगी की वजह से काफी इस तरह से यहाँ पर एक तरह से एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब देखिए जैसे ये है ईरान, ईरान क्या करता है, और यहाँ पर है आपका इजराइल, ठीक है, यहाँ पर आपका इजराइल। तो ईरान ईरान क्या करता है, यहाँ से आते हुए यहाँ पर जो फिलिस्तीन है, तो फिलिस्तीन में हमास, हमास जो फिलिस्तीनी अधिकारियों के लिए लड़ रहा है, हमास को सपोर्ट करता है। यहाँ पर लेबनान, लेबनान में क्या है, हिजबुल्ला, हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है, और हिजबुल्ला को रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करता है ताकि वो इजराइल पर एक तरह से इजराइल पर संबंध, इजराइल की घेरेबंदी कर सके। और यहाँ पर यमन, यमन में है हाउथी रेबल्स, हाउथी रेबल्स को भी ईरान की तरफ से सपोर्ट है, ईरान उसको सपोर्ट्स, उसको रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करता है। और अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हुआ कि ईरान, इजराइल और जो फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से इजराइल के जो शिप्स यहाँ से जो रेड सी, ये रेड सी है, यहाँ से क्रॉस करते हुए यहाँ से जो एक्सपोर्ट वगैरह करता है, या इधर से जो शिप इजराइल जाता है, तो उस पर यमन के हाउथी रेबल ने एक तरह से यहाँ पर अटैक किया, बम से अटैक किया। और इसी बम के अटैक में क्या होता है, यूएसए का भी एक शिप एक तरह से घायल हो जाता है, उस पर भी अटैक कर देता है, काफी नुकसान हो जाता है। तो इसी यमन के हाउथी रेबल्स को यहाँ पर एक तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए, खत्म करने के लिए यूएसए और जो यूके है, इंग्लैंड है, दोनों की जो आर्मी है, दोनों की जो नेवी है, वो मिल के ऑपरेशन यहाँ पर रेड सागर में चला रही है, और यमन के हाउथी रेबल्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ईरान की एक्टिविटी की वजह से वेस्ट एशिया में काफी एक तरह से फ्रेजाइल स्थिति हो जाता है। यहाँ पर हाउथी रेबल को प्रोवोक कर रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह को प्रोवोक कर रहा है, फिलिस्तीन में हमास को प्रोवोक कर रहा है, और हमास को प्रोवोक कर रहा है, और हमास ने जो अटैक किया था इजराइल पे, और जो लोगों को बंधक बना लिया था, जिसकी वजह से इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हमास के पास इतनी शक्ति कहाँ से आई, इतनी क्षमता कैसे आई, तो माना जाता है कि उसके पीछे ईरान का हाथ है। ईरान ने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, मिसाइल्स प्रोवाइड किए, और लेबनान में हिजबुल्लाह को तो प्रोवाइड कर ही रहा है। तो देख रहे हैं काफी एक तरह से जो आतंकी संगठन है उसको ईरान लगातार सपोर्ट करता रहा है। और इसके पीछे जो मेन रीजन है, सबसे बड़ा रीजन ये है वेस्ट एशिया का। अभी क्या है कि पूरे जो जो रीजन है ना, मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर जो है, उसका पद अभी वैकेंट है, कोई भी उस पर दावेदारी नहीं कर रहा है। तो उस वैकेंट को, उसकी वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए ईरान इस तरह से प्रोवोक कर रहा है, अपने कदम को उठा रहा है, और मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। अभी क्या है कि इसका सबसे बेस्ट उदाहरण देखने को मिला है इसराइल फिलिस्तीन के वार में। इसराइल फिलिस्तीन का जब वार जब से शुरू हुआ, तो पहले सऊदी अरब इतने रिसोर्सेज है, उतने मुखर हो कि किसी भी देश ने फिलिस्तीन के कॉज का सपोर्ट नहीं किया, इसराइल का विरोध नहीं किया, जितना मुखर रूप से ईरान ने सपोर्ट किया फिलिस्तीन के कॉज को, फिलिस्तीन के इशूज को। और न केवल सपोर्ट किया, बल्कि हमास को लगातार रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है ताकि इजराइल की घेराबंदी कर सके, इजराइल पर अटैक कर सके। तो इजराइल, ईरान काफी मुखर तरीके से इजराइल का विरोध करता रहा, न केवल इजराइल का बल्कि यूएसए का भी विरोध करता रहा, उसका भी मुखर तरीके से विरोध कर रहा है। तो जितना प्रोग्रेसिव, जितना एग्रेसिव तरीके से ईरान विरोध करता है, मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज को उठाता है, उतना मुखर रूप से न सऊदी अरब उठा पाता है, न पाकिस्तान उठाता है, न यूएई उठाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ईरान मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, मुस्लिम वर्ल्ड का एक तरह से आवाज बनना चाहता है, और इसीलिए पूरे मिडिल ईस्ट में विभिन्न जगह पर अपने जो उसके सहयोगी संगठन है उसको रिसोर्सेज वगैरह, फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करवा के लगातार अटैक्स करवाता है, लगातार एक तरह से इस चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट में डालता रहता है। तो ईरान की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, इसीलिए वेस्ट एशिया में देखा जाए तो काफ़ी अनस्टेबिलिटी हो जाता है। इसी वजह से ईरान की भूमिका काफ़ी संदिग्ध हो जाती है, और इजराइल युद्ध तो लगातार चल ही रहा है। देख रहा है कि लेबनान में वही हिजबुल्ला, और गाजा में वही हमास के अपने प्रतिनिधियों के अलावा ईरान लाल सागर क्षेत्र को भी अस्थिर करने के लिए हौथीस रिवर के सेवाओं का उपयोग कर रहा है। हौथी रिवर, हाल ही के दिन में ईरान सहयोगी आतंकवादी समूह ने इराक, इजराइल और सऊदी अरब में देखा जाए तो पश्चिम ठिकाने यानी यूएसए के बेसिस पर, यूके के बेसिस पर अटैक किए। समझ रहे हैं आप? यही है, यमन में हौथी रिवर है, इसी रूट से जब जितने भी इजराइल के जो शिप्स वगैरह, यूएसए के शिप्स वगैरह पास होते हैं, उस पर यमन के हौथी रिवर जो आतंकी संगठन है वो अटैक करता है, और उसको सपोर्ट करता है ईरान, करता है ईरान, प्रोवोक करता है। इसी चीज़ को खत्म करने के लिए यूएसए और यूके की जो आर्मी है, जो नेवी है, मिलकर यहाँ पर एक ऑपरेशन चला रही है, और इस रूट्स को क्लियर कर रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सारे इशूज की वजह से भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रभाव जो भारत पर है
चूंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए तो भारत पर भी इम्पैक्ट है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है? चाबहार बंदरगाह परियोजना। भारत क्या कर रहा है? देखिए, ये है भारत, ठीक है। भारत इधर से जाने के लिए यहाँ पर चाबहार बंदरगाह, ये ईरान के रीजन में पड़ता है, सिस्तीन बलूचिस्तान प्रांत में ही पड़ता है ये चाबहार बंदरगाह। इस बंदरगाह के माध्यम से भारत इस इधर से जो वेस्ट ईस्ट है, वेस्ट कोस्ट रीजन है, उसको कनेक्टिविटी सुधारना चाहता है और इस रीजन के माध्यम से सेंट्रल एशिया तक रीच बढ़ाना चाहता है। तो भारत ही इस परियोजना, इस जो पोर्ट है, चाबहार पोर्ट है, उसको डेवलप कर रहा है। और ये किसका काउंटर है? तो यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है जो चाइना का है, और ये कहाँ रीजन है? वो बलूचिस्तान रीजन है जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो इसी को काउंटर करने के लिए भारत ने चाबहार परियोजना की शुरुआत की थी। और अगर ईरान पाकिस्तान आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, ये क्षेत्र अगर अशांत हो गया, तो ये बंदरगाह परियोजना जो भारत विकसित कर रहा है वो खतरे में पड़ सकता है। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि चाबहार परियोजना जो है वो प्रभावित हो जाएगा अगर ईरान अस्थिर हो जाता है। अस्थिरता के कारण ईरान के सिस्तीन बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह परियोजना प्रभावित हो सकता है। देखे ना, अभी मैप में समझ में आया। दूसरा है स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए ईरान और पाकिस्तान आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, तो पूरे उसका जो प्रभाव हो सकता है वो दक्षिण एशिया तक आ सकता है, और जितने भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। कश्मीर में भी एक तरह से आतंकवाद को बढ़ा सकता है, और पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए देखा जाए तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकता है। अगला पॉइंट है पाकिस्तान में सुरक्षा संकट हो सकता है। अगर पाकिस्तान में सुरक्षा संकट होगा, अगर पड़ोसी भारत के पड़ोस में पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी है, वहाँ पर आतंकवादी ग्रुप सब काफ़ी, एक तरह से देखा जाए, काफ़ी एक्टिविटी वहाँ पर बढ़ाएगा, तो भारत की भी सुरक्षा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत के साथ सीमा पाकिस्तान की बहुत बड़ी मात्रा में शेयर होता है। ठीक है। अगला पॉइंट हो सकता है कि अफगानिस्तान में भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं। ईरान और पाकिस्तान आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, तो अफगानिस्तान में भारत की काफ़ी इंटरेस्ट है, वहाँ पर काफ़ी सलमा डैम, वहाँ पर जो संसद है, और वहाँ पर एक तरह से भारत के सॉफ्ट पावर काफ़ी एक्टिविटी वहाँ पर है। तो जो बलूच एरिया में अगर इंस्टेबिलिटी आएगा, तो जो बलूच एरिया अफगानिस्तान में पड़ता है वहाँ इंस्टेबिलिटी आएगा। वहाँ इंस्टेबिलिटी आएगा तो तालिबान वहाँ पर एक तरह से प्रोवोक होगा, वहाँ पर शांति में एक तरह से काफ़ी बाधा उत्पन्न हो सकता है, जो अल्टीमेटली भारत की इंटरेस्ट के लिए भी एक तरह से खतरा पैदा हो सकता है। ठीक है। देखिए, यही है पूरा बलूचिस्तान रीजन। बलूचिस्तान का रीजन जो पाकिस्तान में पड़ता है उसको बलूचिस्तान प्रांत बोलते हैं, जो रीजन ईरान में पड़ता है उसको सिस्तीन बलूचिस्तान प्रांत बोलते हैं, और इसके कुछ पार्ट अफगानिस्तान में भी पड़ता है। तो इसी क्षेत्र की पूरे आज़ादी की बात कही जाती है। इस पूरे क्षेत्र को मिला के एक नया देश बना जाए, बलूचिस्तान देश। लेकिन जो आज़ादी की बात सबसे ज़्यादा मुखर बलूचिस्तान जो प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है ना, उसमें उठाई जाती है। ईरान वाले बलूचिस्तान में उतना मुखर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वो ईरान से जो संगठन है, जो बलूच लोग हैं, वो केवल अपने ईरान से अधिकारों की मांग करता रहा, और इस चीज़ में पाकिस्तान सपोर्ट करता है, इसलिए वो अधिकार आज़ादी की मांग नहीं करता, बल्कि अपने अधिकारों की मांग करता है। ठीक है। यार, ये है बलूचिस्तान। ये सिंध सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, ये पंजाब का, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। और बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं, वो लगातार पाकिस्तान पर आरोप लगाता है कि पाकिस्तान उसके साथ सौतेला बिहेव करता है। सौतेला बिहेव क्यों करता है? क्योंकि इस रीजन में काफ़ी बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज है, और पाकिस्तान लगातार इसका एक तरह से दोहन भी करता है और अपने इकोनॉमिकली यूज भी करता है। लेकिन जब खर्च करने की बात आती है, तो पाकिस्तान इस रीजन पर खर्च ना करके, बल्कि इस रीजन पर खर्च करता है, इस रीजन पर खर्च करता है, और यहाँ पे खर्च नहीं करता है। और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन में भी पंजाब और सिंध के लोगों का जितना प्रभुत्व है, उतना बलूचिस्तान का प्रभुत्व नहीं है। इसलिए ये रीजन जितना भी है ना, वो लगातार मांग करता है कि हमको अलग देश बना दिया जाए, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान इसके साथ भेदभाव करता है। और ठीक जैसे बांग्लादेश का डिमांड था पाकिस्तान के साथ, उसी तरह बलूचिस्तान का डिमांड पाकिस्तान के साथ है, और इसलिए ये रीजन काफ़ी फ्रेजाइल हो जाता है। और अभी क्या हुआ कि पाकिस्तान ने चाइना सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर को भी यहाँ से पास करने के लिए दिया, और रीजन बलूचिस्तान से ही पास करता है। देख रहे हैं? यह है चाइना के कासगढ़, यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर पास होता जा रहा है। और ये यहाँ से कहाँ से कनेक्ट होगा? तो यह एक ग्वादर पोर्ट यहाँ से कनेक्ट होना है। चाइना के कासगढ़ रीजन से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, इसी के बगल में था चाबहार पोर्ट, जिसको कनेक्ट करना है। और ये जो सीपैक है, देख रहे हैं, ये पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यहाँ से क्रॉस कर रहा है। इसीलिए इस चीज़ का, इस जो प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत इसका लगातार विरोध करता है, क्योंकि ये पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से पास हो रहा है, और भारत कहता है कि ये हमारे संप्रभुता का उल्लंघन है। और बलूचिस्तान वाले क्यों विरोध करते हैं? तो जो इस प्रोजेक्ट है, जो इस कॉरिडोर है, इसका जो निर्माण हो रहा है, तो इसके निर्माण के लिए बहुत बड़ी मात्रा में चाइना के जो मजदूर वर्ग है, जो चाइना के लोग हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर इस जो परियोजना है उसका निर्माण करते हैं। तो एक तरह से इस रोजगार में, इस परियोजना में जो रोजगार में काम में जो लगाया जाना चाहिए बलूचिस्तान के लोगों को, तो बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बल्कि उसके रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है। और जब रोजगार देने की बात आती है, तो चाइना के लोगों को यहाँ पर ला दिया गया है।
तो एक तरह से डेमोग्राफी भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसी वजह से पूरे बलूचिस्तान रीजन में एक तरह से देखे तो अशांत है, काफ़ी अशांति है, काफ़ी विद्रोह की स्थिति है। और लगातार वो लोग मांग करता रहा है कि हमको किसी तरीके से अपना अधिकार, अपना राइट्स दिया जाए, और ये सीपैक का विरोध भी करता रहा है। ठीक है। अब देखते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, निष्कर्ष क्या हो सकता है, कैसे दोनों देश आपस में शांति बना के रखे ताकि पूरे वेस्ट एशिया के शांति के लिए अच्छा हो, और न केवल वेस्ट एशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति के लिए काफ़ी एक तरह से बहुत ही कारगर साबित हो सके। तो देखिए, ईरान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर टकराव को बढ़ाने नहीं देना चाहिए। दोनों देशों को लगातार प्रयास करना चाहिए कि ईरान और पाकिस्तान अपने जो इश्यूज है उसको लगातार सुलटाए, और दोनों देश आपस में संबंध भी काफी मधुर रहे परंपरागत रूप से। तो अगर दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे रहेंगे तो एशिया में एक और युद्ध से बचा जा सकता है। ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहा है। तो क्योंकि अगर वो संबंध बिगड़ेगा तो इससे क्या होगा, एशिया में एक और युद्ध की सीमा बन जाएगी। इस क्षेत्र में युद्ध की शुरुआत न केवल शांति में बाधा उत्पन्न कर सकती है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए आर्थिक समस्याएं भी पैदा कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे तो पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबिलिटी वाला स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। जो यमन वाला रूट्स है, रेड सी वाला, वो भी प्रभावित होगा। तो जो मेनलैंड एक तरह से जो शिप्स वगैरह सब जो ऑयल रिच एक तरह से देखा जाए वहाँ डोमिनेंस है, तो वो जो ऊर्जा का एक तरह से जो एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट होता है वो प्रभावित हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी चरमरा जाएगी, उस पर इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरी चर्चा को यहीं से समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।